हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड का आप लोग का जो हम क्लास ले रहे थे, आज हम आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का सेट 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेट 4 अब तक करवा दिया गया है, इतना तक करवा दिया गया है। एक बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि कोई भी एग्ज़ाम हो, CUET का एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्टेट का कोई भी BEड का एग्ज़ाम हो, सबके लिए यूज़फुल है। क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ना सबका एक ही पैटर्न होता है, तो इसमें सोचने का क्या बात है। आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ से कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। सेम पैटर्न पे सारी जगह क्वेश्चंस किए जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, क्योंकि देखिए BEड का एंट्रेंस के लिए लगभग सभी का एक ही जैसा से पैटर्न रहता है। कभी यहाँ का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, यहाँ का क्वेश्चन वहाँ कर लिया जाता है। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सारे क्वेश्चन करते चले, और इसलिए मैं सारा आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। आप लोग के काम और करना है कि आप लोग लर्नर्स ग्लोब के नाम से, हमारे चैनल के नाम से एक कॉपी बना लें, और वहाँ पे सेट 1 सेट 2 इस तरह से करके कंप्लीट करते चले, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लिखवाता भी हूँ, तो आप लोग को वहाँ पे हेल्प होगा। और साथ ही साथ हिंदी का भी बनवा लें, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ हिंदी का भी करते चले। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का भी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सेट 5 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और सभी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि युवा किशोर अपने खाली स्थान दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। यंग एडोलेसेंट्स रिवेल टू एक्सप्रेस, क्या क्या ऑप्शन है। एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज्ड, पर बाहरी जो मतलब अनुशासन लगाए जाते हैं उस पर। देयर क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए। देयर डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए। देयर पर्सनल इनएडिक्वेंसी, अपनी व्यक्तिगत अपर्याप्तता के लिए। देखिए चारों ऑप्शंस ना बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है, और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि कौन से क्वेश्चन सबसे अप्रोप्रिएट होगा, सबसे अच्छा यहाँ पे लग रहा है। अगर उपयुक्त सभी होता ना तो हो जाता। देखिए अपनी रचनात्मकता तो करने के लिए थोड़ा बहुत तो विद्रोह करते ही है, उन पर जो बाहरी अनुशासन लगता है उस पर भी विद्रोह करते हैं, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा पर भी। तो आप लोग ना कन्फ्यूज हो जाओगे कि आखिर मारना क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि युवा किशोर सबसे ज़्यादा जो चिढ़ते हैं, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो करते हैं स्वतंत्रता की अपनी इच्छा। देयर फ्रीडम फॉर, देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम। अगर वो घूमना जाने जा रहे हैं ना, और अगर आप उसे रोक दो, अगर वो किशोर है तो, किशोर मतलब समझ रहे हो टीनेजर्स। और टीनेजर्स आप लोग को पता होगा 13 से शुरू होता है, मतलब क्लास 7th वाले बच्चे से लेकर क्लास 12th वाले बच्चों तक, या 13 तक आप लोग मान लीजिए कि ये जो 6-7 साल का जो पीरियड होता है, इस समय वो लोग किशोर होते हैं। और याद रखिए इस टाइम जो लड़का या लड़कियाँ होती हैं बहुत जिद्दी की होती हैं, और साथ ही साथ बहुत ही अलग तरह का बिहेवियर इस टाइम पाया जाता है। 7 से 13th का स्टैंडर्ड तक जब तक वो लोग होते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब 13 से लगभग 19 का के एज के बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है ना कि वो क्या सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, उनके पास सबसे बड़ी फीलिंग होती है कि हम बड़े हो गए, हम किसी के अंदर अब नहीं रह सकते, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, जो मेरी मर्जी आएगी सो हम करेंगे। तो उनका चाहते हैं ना कि हमारा जो मतलब मन है उस पर कोई रोक ना लगाए। सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ कि उनका सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में सबसे अप्रोप्रिएट चुनना है कि जो हमेशा हम लोग आप लोग को बिहेवियर में दिखेगा। तो उनके बिहेवियर में लगभग डेली आप ये वाला चीज़ देखोगे कि वो अपने फ्रीडम के लिए ना बहस भी कर देते हैं, अपने फैमिली से भी, अपने किसी से भी। तो ये आप लोग का आंसर सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। देयर डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा। कहीं पे भी घूमना जा रहे हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो, आप उसको बोलिएगा, उस समय वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए उस टाइम वो रूढ़ियों पर भी विश्वास नहीं करते। मैं आप लोग को बता दें कि ये वाला जो एज होता है, रूढ़ियों, अंधविश्वास, इससे भी मतलब कि दूर जाते हैं। इस टाइम का जो एज होता है ना, सोचते हैं कि हम सभी से आगे हैं, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा होने की अनुभूति करते हैं ये लोग। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ब्लैंक दिया हुआ है, ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। अंडरटुक द इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये देखिए आप लोगों को सीधा मैं बता दे रहा हूँ कि राजस्थान ने ये शुरू किया था, और कब किया था, 1992 में। ये इसलिए शुरू किया था ना, ताकि प्राथमिक शिक्षा जो है, जो भी शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा, वो सभी स्कूल में दिया जा सके, ठीक है। विद्यालय के संचालन में क्या हो, सहायक हो। साथ ही साथ प्राथमिक स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे जुड़ पाएँ, सभी बच्चे यहाँ पे आ सके, और शिक्षा को बढ़ावा देना था। साथ ही साथ देखिए जो लिंगों में, मतलब कि लड़कियों और लड़कों में जो भेदभाव होता है, इनको भी ख़त्म करने के लिए वो चाह रहे थे कि स्कूल से सभी को जोड़ दिया जाए, ताकि समानता की भावना चारों तरफ क्या हो, मतलब कि फैले चारों तरफ। तो ये सारे यहाँ पे इसके बहुत सारे उद्देश्य थे आपको, है ना। यहाँ पे शिक्षा आप लोग को परम आवश्यक था, लिंग समानता यहाँ पे करना था, तो इसलिए ये क्या किया गया, सभी के सहयोग से बढ़ावा दिया गया। तो राजस्थान यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1992 में ये वाला योजना राजस्थान ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पूछ रहा है क्या कि ब्लैंक दिया हुआ है के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, किसी पैराग्राफ में सुधार के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ ए पैराग्राफ, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने, मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, योजनाबद्ध आरेख दिखाने, सो स्कीमेटिक डायग्राम, है ना। फिर आगे देखिए दिया है कि तथ्यों के बीच संबंधों का सारांश, समरी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन फैक्ट्स। देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि आप आरेख जो हैं मतलब कि रॉ मतलब समझ रहे, थोड़ा सा मतलब कि सही नहीं भी हुआ लेकिन रॉ योजनाबद्ध आरेख आप दिखा सकते हैं, डायग्राम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऑथेंटिक सही तो नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग दिखा सकते हैं, रॉ मतलब कि आरेख खींच सकते हैं, तो ये तो सही है, मतलब कि हम मतलब उपयोग कर सकते हैं। तथ्यों के बीच संबंध का सारांश भी हम लोग लिख सकते हैं कि 2-3 तथ्यों के बीच क्या संबंध है, सारांश तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। आगे देखिए किसी पैराग्राफ में सुधार भी कर सकते हैं, डस्टर की हेल्प से उन जो भी हम लिखे हैं उसको मिटा के हम लोग सुधार सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, आप ये मतलब कि सही तरीके से पूरे एक्यूरेट तरीके से आप नहीं कर सकते। सूचना के आधार पर रिपोर्ट कैसे बनाओगे, यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए, साथ ही साथ आपको रिपोर्ट बनाने में बहुत सारा मतलब कि क्या चाहिए, मतलब कि बहुत ऐसा चाहिए, ग्राफ चाहिए, पेज चाहिए जहाँ पे एकदम हर तरह का मतलब एक्यूरेसी हो, जो कि आप बोर्ड पर 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर सकते, रिपोर्ट वहाँ पे नहीं बनेगा। तो सूचना के आधार पर मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप इतना सारा काम नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे को आप रॉ चीज़ें, अनुमानित चीज़ें जिसको बोलते हैं कि आप कर सकते हैं, अनुमान से छोटे छोटे चीज़ें कर सकते हैं, सारांश लिख सकते हैं, लिख के बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आप लोग यहाँ पे रिपोर्ट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो 58 का क्या हो जाएगा आप लोग का, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य ब्लैंक दिया हुआ प्रदान करता है। द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, एक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, ए लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन ए सिलेबस टू ए लर्नर। आगे देखिए शिक्षकों को शिक्षण के आधार पर बनाने के लिए, शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री, ए मटेरियल टू टीचर्स टू बेस टीचिंग ऑन, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने वाली सामग्री, ए मटेरियल फॉर्मिंग द बेसिस एंड कंटेंट्स फॉर एग्जामिनेशंस। आगे देखिए शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री, रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल फॉर द टीचर्स। तो यहाँ पे देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप टीचर्स के लिए यहाँ पे कोई भी सामग्री तैयार नहीं कर रहे हैं, तो ये आप लोग को बिल्कुल गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों का हम लोग जो पाठ्य पुस्तक तैयार करते हैं बच्चों को हिसाब से तय करते हैं, टीचर के लिए तो ये शिक्षण का आधार हम लोग नहीं बनाते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए हिसाब से करेंगे, तो ये आप लोग का थोड़ा बहुत यहाँ पे ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु, हम आप लोग पिछले सेट्स में बता दिए कि परीक्षा को लेकर हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी उनके व्यवहार में परिवर्तन हमको करना वो सिखाएं, तो ये हमको नहीं करना है कि सिर्फ परीक्षा में पास करवाना है, तो ये मटेरियल पूरा गलत हो जाएगा। और ये रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल्स फॉर द टीचर्स, शिक्षकों के लिए हमको तैयार नहीं करना है, ये वाला शिक्षकों को पठन संदर्भ सामग्री, ये दो ऑप्शन आप लोगों को पूरा एलिमिनेट हो जाएगा तुरंत। अब ये दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कि ये शिक्षकों के शिक्षण का आधार बनाने के लिए सामग्री, कि आप जो पढ़ाएंगे उसके लिए सामग्री है ताकि आप बच्चों को सिखाएंगे, और यहाँ पे दिया है कि विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, मतलब कि बच्चों को सिखाने के लिए जो आधार उनके शिक्षण के आधार मतलब कि शिक्षण को ध्यान में रखते हुए जो आधार से बनाया जाता है पाठ्यक्रम, वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये देखिए हम लोग, हाँ यही वाला ज़्यादा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, फर्स्ट ऑप्शन ही आप लोग को ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोग बच्चों को देखकर ही उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तैयार करते हैं कि क्या बच्चों को सिखाया जाना है ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, जो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है हम लोग को ऐसा तैयार किया जाता है ताकि उनके व्यवहार में अंतर आए, और साथ ही साथ इस पाठ्यक्रम को इस हिसाब से तैयार किया जाता है कि क्या क्या इनको इस एज तक सीख लेना चाहिए, क्या क्या इनमें है ना विशेष परिवर्तन आ जाना चाहिए, क्या चीज़ें सीख लेनी चाहिए, वो सारा चीज़ इसी में आता है। ठीक है, तो जो निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब कि एक आपको मैं बता दूं कि एक व्यवस्थित तरीके से, मतलब कि एक अच्छे वे में कि कैसे हम लोग को कौन सा सीक्वेंस में क्या पढ़ाते जाना है, क्या करते जाना है, ताकि ये बिहेवियरल चेंज आएगा। तो वो सारा चीज़ जो हम लोग का सीक्वेंस तैयार करेगा, कहाँ से तैयार होगा, तो वो पाठ्य पुस्तक से होगा, पाठ्यक्रम से होगा, लर्निंग मटेरियल से होगा। तो इसलिए ये हमारा सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि द एम ऑफ द चार्टर एक्ट 1813 वाज, 1813 वाला जो आप लोग का चार्टर अधिनियम का उद्देश्य था 1813 का, उसका क्या उद्देश्य था। तो चलिए देख लेते हैं 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसका क्या था। तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसका मेन उद्देश्य था भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन मासेस।
ठीक है, सारे सबसे सही ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या किया गया था ना, लगभग हर साल 1 लाख रुपए आप लोग को मतलब कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, अनुदान दिया जा रहा था, ताकि क्या हो, भारतीय लोगों में अच्छे शिक्षा का अवसर बने और सभी जगह क्या हो, अच्छे स्कूल बन सके और सभी लोगों में शिक्षा का प्रसार हो सके। तो इसका उद्देश्य यही था कि भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। समझ में आ गया? तो ये आप लोग का हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, चरित्र खाली जगह दिया हुआ है द्वारा विकसित किया जाता है, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय। देखिए तो 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं कि चरित्र कैसे डेवलप्ड होता है। तो चरित्र आप लोग याद रखिए कि मेंटली मतलब कि मानसिक रूप से हमें परिवर्तन दिखना चाहिए, साथ ही साथ नैतिक मतलब कि इथिकल जो ट्रेड्स होते हैं वो दोनों में भी चेंज नजर आना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी बच्चा में हम कैसे बोल सकते हैं कि कैरेक्टर डेवलप किया जा सकता है, अगर वो मानसिक रूप से भी विकसित हो जाए और साथ ही नैतिक रूप से भी, है ना, उसमें कुछ बिहेवियरल चेंज हमें दिखे, ताकि हम कह सके कि उनमें अच्छा चरित्र का निर्माण हुआ है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोई एक चीज़ नहीं है। याद रखिएगा कि मानसिक रूप से भी और नैतिक रूप से दोनों तरह से हमको चाहिए कि वो डेवलप्ड हो जाए। तो कैरेक्टर आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है, तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा कि उसके में नैतिकता में भी मोरल मतलब कि मोरल जो चेंज आना चाहिए वो तो आना ही चाहिए। साथ ही मैंने आपको क्या बताया ना कि कंडक्ट, आचरण, व्यवहार, है ना, और ये विल पावर जो मेंटली उनको स्ट्रांग बनना है। तो इच्छा शक्ति जो आपको मैंने बताया था कि अगर इच्छा शक्ति ना हो, विल पावर ना हो, तो वो मेंटली डेवलप्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे चरित्र के लिए इच्छा शक्ति जरूरी है। साथ ही साथ देखिए कंडक्ट, आचरण क्या हुआ, आचरण होता है जब हमें किसी भी कोई भी चीज़, आचरण क्या होता है मैं बता दूं कि कोई भी काम को अगर हमको जारी रखना है, कोई भी जो हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं अगर लगातार हम उसको मतलब फॉलो करते चल रहे हैं और सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वो आपको हो गया कि आचरण में ला रहे हो। और साथ ही साथ बिहेवियरल चेंज तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, उपरोक्त सभी। ठीक है, आप लोग को मैंने बता दिया चरित्र का डेवलपमेंट कैसे होगा। तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तीनों, इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार और नैतिकता, तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सभी तरह के डिफरेंस चाहिए। और वो जो बिहेवियरल चेंज आएगा जो, और साथ ही साथ मेंटल का जो मतलब कि चेंजेस आएगा, उसके लिए तीनों चीज़ होना बहुत ही जरूरी है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चरित्र निर्माण के लिए इच्छा शक्ति भी चाहिए, विल पावर भी, कंडक्ट एंड बिहेवियर भी चाहिए, और साथ ही साथ मोरालिटी भी हमें चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान में दीजिएगा। ठीक है आप लोग। 62 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पूछ रहा है कि शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, शिक्षक जो है प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया। बोलता है कि हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस। फ्लेंडर, रेयन, एमिडॉन, साइमन और फिर रिचर्ड ओवर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो याद रखिए कि ये जो आप लोग को जो किया था, जिन्होंने ये एनालिसिस किया और साथ ही जो डेवलप किया, ये थे फ्लेंडर। ये ये क्या बोलते थे ना कि टीचर का जो वर्बल कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ, मतलब कि जो मौखिक रूप से जो बात करते हैं, मुंह से जो आप लोग बात करते हैं वही वर्बल। आप साथ में देखिए आप लोग को मैंने बताया था कि वर्बल भी काम करते हैं, और साथ में हम लोग एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें वर्बल का यूज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ, हैंड्स वगैरह को जो भी है हम लोग इशारा से भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्बल जो यहाँ पे होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो वर्बल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये वर्बल जो ये बोल रहे थे, फ्लेंडर बोल रहे थे कि जो वर्बल जो हमारा कम्युनिकेशन है वो तभी अच्छा हो सकता है जब हमारे नॉन वर्बल भी सभी, मतलब कि अगर वर्बल अच्छा है तो नॉन वर्बल भी एक्टिविटी ठीक होगा, सारा एक्टिविटीज ठीक होगा और बच्चों को सारा चीज़ समझ में आएगा। तो ये वर्बल पर मतलब मौखिक रूप से ये बांट के देखे थे और बताए थे कि जो वर्बली जो मतलब कि इंटरेक्शन होगा वो अगर अच्छा होगा तो मतलब बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें अपने खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी। तो ये फ्लेंडर का मानना था और इन्होंने इसको एनालाइज किया और अपने आधार पर उन्होंने 10 श्रेणी में बांटा था। ठीक है, ये जो वर्बल आपको मैंने बताया कि किस तरह से आप लोगों को डिफाइन करना है, जिसमें से शिक्षक वार्ता मतलब टीचर का जो वार्ता है वो शिक्षक वार्ता, फिर छात्र वार्ता, मुख्यतः इस 3 श्रेणी में मतलब कि बांटे थे, और फिर एक मौन। ठीक है, तो शिक्षक क्या बोलते हैं, छात्र क्या बोलते हैं, मौन, इस तरह से करके उन्होंने किया था। बहुत काफ़ी डिटेल आप लोग बाद में पढ़िएगा। तो शिक्षण में एक तरह से समझिए कि वर्बली किस तरह से हम लोग को बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो यहाँ पे इन्होंने किया था। तो फ्लेंडर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि मनोविश्लेषण का जनक है। द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज एरिक एच एरिक्सन, जीन पियागेट, जेरोन एस ब्रूनर और सिगमंड फ्रायड। एरिक एच एरिक्सन, जीन पियागेट, जेरोन एस ब्रूनर और सिगमंड फ्रायड। तो देखिए जो मनोविश्लेषण के जनक है, जो फादर है, वो सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है, याद रखिएगा। और इन्होंने बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट दिया था, बहुत ही मतलब कि इन्होंने रिसर्च किया था इसके ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर, और उन्होंने ही 3 सिद्धांत दिए थे, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा आईडी, अगर ये क्वेश्चन आ गया, आईडी, ईगो और सुपर ईगो,
ये तीन जो है ना, ये इन्होंने ही आप लोग को मतलब समझ लीजिए कि ये तीन जो अवधारणाएं हैं, जो सोच है, इन्होंने ही मतलब बताया था कि इस तरह से काम करता है। ये तीनों है जो वो जो भी हम लोग का जो सोचने का जो होता है, मतलब कि मानव का जो मन होता है किस तरह से काम करता है, किस तरह से सोचता है, उसको इसी तरह से इन्होंने समझाया था, तीन अवधारणाओं में बांटा था। ठीक है, तो इन तीन अवधारणाओं के हिसाब से उन्होंने कि मानव व्यक्तित्व को क्या करते थे, वर्णन करते थे, उनके मन के भाव और कैसे वो काम करेंगे, कैसे है सारा चीज़, इसी तरह से करके बांट के वो समझाते थे। तो इस हिसाब से ये मनोविज्ञान विश्लेषण के जनक हो गए सिगमंड फ्रायड, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों जो मैंने आपको अवधारणाएं बताया वो तीनों अवधारणाएं याद रखिए। उसी के हिसाब से वो बोलते थे कि मन काम करता है और समझा, इसी तरह से मन के काम करने के तरीकों को वो समझाते थे। ठीक है, कैसे मन काम करता है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है, उसे आप संभालने के लिए क्या अपनाएंगे, है ना। यू हैव एन एग्रेसिव स्टूडेंट इन योर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडॉप्ट टू हैंडल हिम। अगर आपको क्लास में कोई ऐसा छात्र मिल गया ना तो संभालना बहुत मुश्किल होता है, याद रखिएगा, है ना। कोई भी आक्रामक छात्र मिल जाए तो समझ में आ जाएगा, पसीना छुड़ा देते हैं वैसे बच्चे। चलिए देख लेते क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है। उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे, अलाउ हिम द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एग्रेसिवली, मतलब कि और आग है, आग में और बोल रहा है कि और मतलब कि घी डाल दो, तो ऐसे ये तो बिल्कुल गलत है कि और उसको अलाउ करना, तो और बढ़ते जाएगा। और देखिए पनिश, उसे दंडित करेंगे, पनिश हिम। याद रखिए जब भी हम लोग यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में जब भी क्वेश्चंस में अगर ऐसे ऑप्शंस दिखे पनिश करना है, ये करना है, ऐसी चीज़ों को हमेशा अवॉइड करते हैं, तो ये फर्स्ट और थर्ड गलत हो गया। उससे बेहद निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति में डाल देंगे, तो वैसे बच्चे और भी हाइपर हो जाते हैं, तो ये तो ऑप्शंस होगा ही नहीं कि उसे और भी निराशाजनक में और शर्मनाक स्थिति में ला देंगे। ठीक है, पुट हिम इन ए हाईली फ्रस्ट्रेटिंग एंड एम्बेरसिंग सिचुएशन, ऐसा करना भी नहीं भूल के, नहीं तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे, अलाउ हिम, बी ऑप्शन, उससे आक्रामकता के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रेशन। तो देखिए ये ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, यही सही होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे भी बच्चे जल्दी नहीं सुधरते, कितना भी आप उनको बता दो कि इनसे ये सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़े बहुत जो भी बदलाव आएंगे, सबसे सही परिणाम आने के जो मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है इसी से आएगा कि जो भी सुधार है इसमें कर सकता है अगर बच्चा का सुधरना होगा तो। लेकिन याद रखिए कि वैसे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो ये आपको ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि हम उनके हानिकारक परिणामों को बताएंगे। अब देखते हैं कि बच्चे कैसे उसमें अमल करेंगे, उनके परिणाम को जानकर वो सुधार जरूर करेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो ये आपका ऑप्शन वो हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज। तो देख लीजिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, NL गेज, शिव कुमार मित्रा, फिर देखिए BF स्किनर और मैकडोनाल्ड। तो क्या हो जाएगा, मैकडोनाल्ड तो होगा नहीं, ये सारे नहीं होंगे, ये NL गेज होगा। याद रखिएगा कि जो कॉग्निटिव थ्योरी जो दिया था टीचिंग के लिए वो दिए थे NL गेज ने। वो उनका क्या कहना था ना कि सिर्फ बच्चे शिक्षण के द्वारा नहीं सीखते, टीचिंग के द्वारा, उनके साथ साथ ही वो क्या करते हैं, मोटर एक्टिविटीज़ आप लोग समझेंगे कि बच्चे खुद करके जो चीज़ सीखते हैं उसको मोटर एक्टिविटीज़, इधर उधर टहलना घूमना फिरना जो होते हैं सारे मोटर एक्टिविटीज़, इनका भी इंपॉर्टेंस है। इसलिए वो बोलते थे कि शिक्षण सिर्फ शिक्षण नहीं किया जाना चाहिए, उसके साथ ही साथ बच्चों को कुछ चीज़ें क्या करना चाहिए व्यवस्थित तरीके से, मतलब कि जिस तरह से जो इम्पॉर्टेंट है कुछ भी इक्विपमेंट्स के हेल्प से सारा चीज़ दिखा के, ताकि सारे ज्ञानेंद्रियों का हेल्प हो, बच्चे देखे सुने और सारा चीज़ फॉलो करें। सिर्फ सुनेंगे वर्बली तो वो ज़्यादा चीज़ नहीं ध्यान में रखेंगे, ये उनका कहना था। उनका कहना था कि सारे ज्ञानेंद्रिय एक साथ जब काम करते हैं तो ज़्यादा किसी भी कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं। इसलिए वो बोलते थे कि हमें सिर्फ वर्बली नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ अगर कंसेप्ट को समझाना है तो जो इक्विपमेंट का ज़रूरत है वो भी हम समझाएंगे। इसलिए आप लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड, साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि कुछ मटेरियल लेके जाते हैं, इक्विपमेंट लेके जाते हैं, टीचर्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, वस्तु लेके जाते हैं, उस वस्तुओं के मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यूब कैसा होता था, क्यूब बना के ऐसा कोई क्यूब ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो क्यूब ऐसा होता है, तो साथ में ले जाते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा उनको याद रखें और यही मायने में सही मायने में इसी तरह से बच्चे याद रख सकते हैं। तो ये उनका मानना था और उनके एक सिद्धांत को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है और बच्चे को आप कितना भी बता दो कि जाके लालटेन नहीं छूना है क्योंकि वो गर्म है, लालटेन को जो लैंप रहता है उसको नहीं छूना है, तो वो फिर भी जाके छुएगा यहाँ पे, ठीक है, लैंप को जाके फिर भी छुएगा। लेकिन जब एक बार छू लेता है ना, जब उसको पता चला था ये गर्म है, तो ये अपने से जो एक्टिविटी करके सीख जाता है ना, फिर आपको बताना नहीं पड़ता। याद रखिए आप कुछ नहीं बताए हो, जाके बच्चा खुद छुआ, उसको खुद पता चल गया कि ये गर्म है और ये हमेशा याद रखेगा कि उसको नहीं छूना है और उससे दूरी बनाना है। लेकिन आप समझा के सीख जाओगे, समझाओगे, वो अनुभूति वो नहीं कर पाएगा। जब वो छुएगा खुद फीलिंग जो है कि कैसा क्या होता है, किस तरह गर्म लगता है, एक बार सीख जाएगा उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं छूना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इन्होंने बताया था, तो ये हो जाएगा NL गेज।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है। टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ, चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा? तो याद रखिए क्या होगा, दोहराव के कारण बोरियत, है ना, बोर्डम कॉज्ड बाय रेपिटेटिवनेस। क्या होता है ना कि एक ही चीज़ आप बार बार दोहराओगे तो बच्चा कक्षा में बात करने लगेगा, अनुशासनहीन हो जाएगा, और जब अनुशासनहीन हो जाएंगे तो वो आप पर एकाग्र नहीं कर पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे आप क्या पढ़ा रहे हैं, और फोकस नहीं करने के कारण जो भी आप टॉपिक लेने आए हुए हो वो अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। तो ये आप लोगों को दोहराव से बचना है ताकि बच्चे बोर ना हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है आपके पास लड़कों और लड़कियों की एक मिश्रित कक्षा है, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे, है ना। यू हैव ए मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कॉपरेशन बिटवीन देम। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए, माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी, वो तो आप लोग को करना है ना, लड़कों और लड़कियों के एक बेंच साझा करवाना, मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर ए बेंच, ये भी कर सकते हो, है ना। उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, सीटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, पाठों में समानता की बात करना, टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन लेसन्स। तो सारे ऑप्शंस लगे सही दिख रहे हैं और सभी चीज़ें करनी चाहिए एक साथ ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन है? बेंच साझा करवाओगे तो चलिए बातचीत होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि जो मन में डाउट्स हैं वो सारे दूर हों। लेकिन ये वाला देखिए, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। इससे क्या होगा ना कि साथ में जब काम करेंगे, अगर किसी भी असाइनमेंट को दिए हो या प्रोजेक्ट को दिए हो, वो प्रोजेक्ट अगर साथ में कर रहे हैं या फिर कोई प्रैक्टिकल दे दिए हो साथ में करने के लिए, ठीक है, कि ये वाला आप फिजिक्स का ये प्रैक्टिकल है, या फिर क्लास में कोई भी है, मतलब कि जैसे साइंस पढ़ाते हो कक्षा में क्लास 10वीं तक, तो साइंस का कोई भी प्रैक्टिकल दे दिए कि आपको ये करना है, तो कुछ आइडियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो बॉयज़ ना सोचे और लड़कियां बता दें। उससे क्या होगा ना कि जब वो साझा काम करेंगे तो लड़कों में लड़कियों के प्रति जो इनइक्वालिटी वाला जो बात होता है कि वो हमसे कमज़ोर हैं या फिर जो भी है, जो भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव की भावना है, वो खत्म होने लगेगी। साथ में सारे तरह के जो भी संकोच हैं, जो भी हेजिटेशंस है दोनों के बीच में, वो दूर होगा और अच्छे तरीके से वो काम कर पाएंगे, है ना। और इस तरह से हमारा जो भी है, हमारा जो मतलब कि उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। तो क्या होगा, हम लोग कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, उन कार्यों को निर्धारित करना, उन्हें एक साथ करना है ना। उन कार्यों को निर्धारित करेंगे जिनसे वो एक साथ काम करें और दोनों के बीच में जो भी मैंने आपको बताया था इक्वालिटी की भावना है वो उनके बीच आ जाए, डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो देख सकेंगे कि वो हमसे कमतर नहीं है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान यह है कि द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज दैट, यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, इट जनरेट्स अनप्लेजेंट फीलिंग्स, इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, अस्थायी रूप से सॉल्व नहीं करता जो भी समस्या है, इट प्रिवेंट्स टीम वर्क को रोक देता है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए सजा का सबसे प्रमुख नुकसान यही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न कर देता है। इट जनरेट्स अनप्लेजेंट फीलिंग्स जो होती है, अप्रिय भावनाएं, वो क्या होती है ना, बच्चों में आ जाने के बाद उनको पढ़ने में मन नहीं लगता, वो फोकस नहीं कर पाते, आप कुछ भी बता रहे हो वो कुछ ही और भी चीज़ों में चला जाएगा। क्या होगा कि बच्चे एग्रेसिव हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे और साथ ही साथ वो निराश बैठने लगेंगे। आपके क्लास में वो जिस तरह से फोकस होना चाहिए, उनको क्लास में जिस तरह से इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो सारी चीज़ खत्म हो जाती है। इसलिए अभी आप लोगों को पता होगा विद्यालय में पूरी तरह से सजा को समाप्त कर दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है। इसलिए आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह अनप्लेजेंट फीलिंग अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न कर देता है, जिससे कि उनको अब फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है, Which one of the following is the most important elements in teaching? तो 69 का आपका कौन सा क्वेश्चन है? 69 का सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा, देखिए, शिक्षकों व छात्रों के बीच संबंध। तो ये संबंध सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग को सबसे मेन जो चीज़ होता है वो आप लोग को देखना है, ठीक है। तो यही आप लोग का शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक और छात्र में अच्छा संबंध बन सके, जो ताकि आप उनको अच्छे तरीके से लीड कर सको। लीड करना ही होता है ना हम लोग को गोल, और जो भी पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु अच्छे से समझा सको। तो समझा सकेंगे कब समझा सकेंगे? जब इंटरेक्शन अच्छा से होगा शिक्षक और छात्रों के बीच, जब भी होगा तो आप लोग क्या क्या सीखिएगा। अभी आप लोग जाके सीखिएगा कि शिक्षण में किस तरह के आपको शैलियाँ अपनानी है, मतलब मेथड्स, किस तरह के मटेरियल्स यूज़ करने हैं, किस तरह के आपको टेक्निक लगानी है, ताकि बच्चों को जो भी चीज़ें हैं वो समझा सको। याद रखिएगा कि टीचिंग के 3
मतलब कि बिंदु होते हैं। टीचिंग के 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, याद सुनिएगा, शिक्षक मतलब कि जो शिक्षक है, टीचर, स्टूडेंट्स हो गए सेकंड में, और तीसरा हो गया आपका पाठ्य वस्तु जो कि आपका हो गया सब्जेक्ट मैटर। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट तीनों आता है। ठीक है, शिक्षण के जो 3 बिंदु आपको मैंने बता दिया, तो शिक्षण के लिए सबसे मेन पहले इंटरेक्शन बनेगा, तब तो हम विषय वस्तु समझाएंगे। तो आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, कि रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जब रिलेशनशिप बनेगा तभी जाके हम लोग विषय वस्तु को उनको जिस तरह से हमको व्यवहार में लाना है, उनके बिहेवियरल चेंज को लाना है, वो हम लोग ला पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ना कि अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरणा उपागम की ओर जाता है। इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोसीड्स फ्रॉम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन है बहुत अजीब, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको बीएड में ऐसे भी पढ़ना है, लेकिन आप लोग को जब दे दिया गया है ना, तो आप लोग को थोड़ा बहुत जानना चाहिए। विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, उपरोक्त सभी। पार्टिकुलर टू जनरल, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्या होता है ना कि इसमें बता रहे हैं कि आपको इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है। इंडक्टिव अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें बच्चों को पता है, कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, मतलब कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स, जो ऐसे एग्जांपल्स आपको सेलेक्ट करने हैं जो बच्चे जानते हो, उसी को बोलेंगे कॉन्क्रीट एग्जांपल। जो बच्चे को कुछ विशेष मतलब एग्जांपल, कुछ विशेष एग्जांपल चुनेंगे, उदाहरण चुनेंगे जो बच्चों को मालूम हो, और उसके बाद हम लोग उसको फॉर्मूला की तरफ ले जाएंगे जो हमें देना है, या फिर जो अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करना है, जो चीज़ें बच्चे को नहीं मालूम है। तो पहले हम जो चीज़ जानते हैं उसको लेके चलेंगे, और उसके बाद हम लोग जो मतलब जो नहीं जानते उसको सिखाना है। तो ज्ञात से अज्ञात, ये सही है कि जो हम लोग को ज्ञात एग्जाम्पल, उससे हम लोग अज्ञात चीज़ों को सिखाएंगे। फिर सुनिए, सरल से जटिल, हाँ पहले हम ऐसे चीज़ों को सिखाएंगे जो सरल है और जो उनको पता है, सारा चीज़ इसी में आ गया। और उसके बाद वो कठिन की तरफ हम लोग ले जाएंगे कि देखिए ये आपसे यहाँ पे हम आपको ये सिखाना चाहते थे। तो सरल से जटिल की ओर। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे कि अभी हमें बच्चे को गणित में पढ़ा रहे हैं कि आप लोग पढ़े होंगे समांतर श्रेणियाँ, या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, या आप लोग पढ़े होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप लोग को फॉर्मूला क्या था? ए एन बराबर, आप लोग को फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था आप लोग का। तो हम लोग को ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताना है, हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को पहले बोलेंगे देखो बच्चों, पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, 8 के बाद 11 आया, तो बताओ अब क्या आएगा? तो बच्चे खुद बोलेंगे कि देखिए सर हम यहाँ पे 3 बढ़ते जा रहा है। आप उनको सोचने का टाइम दीजिएगा, 3 बढ़ रहा है, बच्चों बोलेंगे हाँ 3 बढ़ रहा है, वो लोग भी बोलेंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आपको थोड़ा सा हिंट देना है। तो हिंट देने के बाद वो तुरंत क्या बताएंगे कि नहीं सर अब 14 आएगा। तो ये 14 वो खुद देंगे जवाब। तो आप लोग पूछोगे, फिर इसी तरह से एक एग्जांपल दोगे, तो आप बोलोगे कि देखो मेरे पास ना एक फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, इससे देखो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये कितना टर्म है, 5वां टर्म है, तो यहाँ से हम लोग 5वां टर्म निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम लोग ले जाएंगे, सरल से जटिल की। और हमको ये जो फॉर्मूला देना था, ये फॉर्मूला हम कैसे दिए? तो हम क्या करेंगे, कुछ आप लोग हमको क्या करेंगे, कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल दिखाएंगे, कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दिखाएंगे, मतलब जो विशिष्ट उदाहरण है, कुछ विशिष्ट उदाहरण दिखाने के बाद है ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे जनरलाइजेशन जो फॉर्मूले हैं वो सभी हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे। तो वही हो गया पार्टिकुलर से जनरल। याद रखिएगा, विशेष एग्जाम्पल से हम लोग जनरलाइजेशन जो फॉर्मूला देते हैं वो है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग उल्टा लग रहेगा कि विशेष मतलब कि कुछ विशेष फॉर्मूला नहीं बोल रहे, विशेष कोई एग्जाम्पल हो गया, और सामान्य हो गया जो हमको वो सभी चीज़ों पर काम करे, मतलब फॉर्मूला। तो जनरलाइजेशन क्या हो गया? जनरलाइजेशन हो गया फॉर्मूला जो उन लोगों को पता नहीं है। समझ में आ गया? दोनों में अंतर। बहुत को बच्चे सोच लेंगे पार्टिकुलर मतलब होता है फॉर्मूला, नहीं। जनरलाइजेशन मतलब कि जो चीज़ उनको पता नहीं है वो जनरलाइजेशन। जैसे कि अभी कुछ बोलोगे कि किससे मतलब कि फसल बढ़ जाते, तो वो तो उनको तो पता नहीं होगा। जिन्हें फर्टिलाइजर क्या हो गया? जनरलाइजेशन किए। पहले हम लोग उनको बताएंगे कि ये सारे चीज़ से फसल बढ़ जाते हैं, ऐसे हो जाते बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके पास जो ज्ञान नहीं है फर्टिलाइजर का, वो हो गया जनरल, जो उनको पता नहीं है। और जनरली फिर बाद में उनको पता रहेगा कि हाँ फर्टिलाइजर से फसल बढ़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? विशेष सामान्य की। और हाँ फॉर्मूला बाद में हम लोग देते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, सरल से जटिल की तरफ जाते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ध्यान से समझ गए होंगे क्या क्या बताने चाह रहे थे। ऐसी चीज़ों को हम लोग समावेश करेंगे कि जो बच्चों को मालूम है पहले से, उसके द्वारा हम लोग जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आप लोग को बुक में विषय वस्तु में सिखाना है, फॉर्मूला देना है, या कुछ भी जटिल चीज़ को सिखाना है, उसी के हेल्प से सिखाएंगे। या फिर कोई आप लोग को फिजिक्स में आप लोगों को इक्वेशन नहीं सिखाना, तो पहले हम उनको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो बच्चे को मालूम हो। या फिर यूनिवर्सल लॉ सिखाना है न्यूटन का, कि देखिए कोई अगर वस्तु अगर ऑब्जेक्ट है तो पहले गति में, तो गति में ही रहेगा, तो कैसे सिखाएंगे? तो आप लोग उनको कुछ समझाइएगा कि देखो गेंद को अगर हम जोर से लुढ़काते तो क्यों दूर तक चला जाता है और क्यों रुक जाता है। उसको बताओगे कि अगर और प्लेन कर देंगे ज़मीन तो बोलेगा बच्चा कि और दूर जाएगा, मतलब बॉल। बोलोगे और प्लेन कर देंगे तब बच्चे, तो बोलेंगे और दूर जाएगा। तो उससे आप क्या बोलोगे कि बच्चे एक समय ऐसा भी आएगा ना कि जब हम फ्रिक्शन को हटा ही देंगे, घर्षण को खत्म ही कर देंगे, बॉल लुढ़कता चला जाएगा, है ना। तो वो आप इससे फिर जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जनरलाइजेशन के साथ, याद रखिएगा, तो वो पार्टिकुलर हो गया। जो एग्जाम्पल हम लोग दिए ना
बॉल में जो एग्जाम्पल दिए कि हम लोग को फिसलता जा रही है, पार्टिकुलर एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद जनरलाइजेशन फॉर्मूला दे देंगे जो सभी पर लागू हो जाएगा। अब समझ में आया जनरल मतलब क्या होता है, जो सभी पर लागू हो जाए। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे, तीन ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए इस तरह से हमने देखिए आप लोग के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नेक्स्ट सेट में और क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं कम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो ये मत सोचिए कि कम करवा रहा हूँ, सभी को आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा दे रहा हूँ, ताकि अब ये क्वेश्चंस कहीं पे भी आए तो समझ में आ जाएगा कि सरल से जटिल क्या है। सरल से जटिल आपको समझ में आ गया कि पहले हम सरल सरल एग्जाम्पल्स की तरह साथ दे के जटिल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और फिर हम लोग टुवर्ड्स जनरलाइजेशन बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लें, नोट्स भी बनाते चलें। नेक्स्ट सेट में और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो बने रहे चैनल के साथ। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि रोज लर्नर्स ग्लोब का हमारा जो आप लोग का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाए। लर्नर्स ग्लोब नाम से ही है, तो ये आप सर्च कीजिएगा, जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे अपडेट भी मिलते रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। और लर्नर्स ग्लोब कहीं पे भी स्पेस नहीं है, लर्नर्स ग्लोब एक साथ लिख के सर्च कीजिएगा। तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। कुछ भी क्वेरी भी है तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, टाइम मिलेगा तो रेस्पॉन्ड जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और परीक्षा के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हो, CUET देना है, सभी में एग्जाम ये यूज होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये वाला जो कंसेप्ट है वो आप लोग के लिए बदल जाएगा स्टेट वाले एग्जाम में या सेंट्रल में। कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है। मैं बता दूँ, कभी भी सेंट्रल का क्वेश्चन कभी भी स्टेट में डाल देता है, तो स्टेट वाला क्वेश्चन कभी दूसरे स्टेट में डाल देता है। इसलिए सभी सब्जेक्ट स्टेट्स के लिए है। जो भी बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। और याद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अपने कंसेप्ट को भी आप लोग थोड़ा सा मतलब बिल्ड कीजिए, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो छाटने में। तो ये मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। फिर आगे जाकर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो आप लोग जुड़े रहें और जल्दी जल्दी करवाएंगे। आप लोग को हिंदी का भी मैं वीडियोज़ लाऊंगा, ठीक है। और नीचे कमेंट कीजिएगा अगर कुछ सुझाव आपको देना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।